So turning to case study questions. Now in this video we will see case study question for chapter 10 dividend and interest. Students, आपको थोड़ा भी अगर लगता है कि हाँ केस स्टडीज के वीडियोज यूजफुल है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो बच्चों को यूजफुल है ये वीडियो. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन. और स्टूडेंट्स, मैं अभी हर एक वीडियो, ये जो भी केस स्टडीज के वीडियो है तो उसके डिस्क्रिप्शन में वो चैप्टर रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगी. यानी आप लोग वो वीडियोस भी देख लो, यानी वो कंसेप्ट क्लियर होगी तो केस स्टडीज के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. और अगर कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन. LMN कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 in which it has earned profit less than their expectation. Okay, LMN कंपनी ने डिसाइड किया है डिविडेंड डिक्लेयर करना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 और उस साल कंपनी ने प्रॉफिट उनके एक्सपेक्टेशन से कम उनको मिला है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट अर्न किया है. ओके, ये स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज बोर्ड राइट in recommending a dividend of ₹5 per share out of free reserves. ओके, कंपनी को राइट है क्या, बोर्ड को राइट है क्या कि अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है तो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, बोर्ड रिकमेंड कर सकती है क्या डिविडेंड, ये राइट है क्या, आउट ऑफ फ्री रिजर्व. ओके, तो फ्री रिजर्व ये क्या रहता है? फ्री रिजर्व्स आर द रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है कि किसमें से डिविडेंड दे सकते हैं. जैसे इंटरिम डिविडेंड है वो सिर्फ करंट प्रॉफिट में से ही देना है. अभी यहाँ पे फाइनल डिविडेंड है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये वर्ड नहीं यूज किया है. तो आप लोग पहले इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इसका आप लोग डिस्टिंग्विश देख लेना. डिस्टिंग्विश आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है मैंने. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका? तो ऑफ कोर्स यस द बोर्ड कैन रिकमेंड अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व. यहाँ पे फ्री रिजर्व ये वर्ड दिया तो उसमें से बोर्ड रिकमेंड कर सकती है क्या? तो यस, बोर्ड कैन रिकमेंड, क्योंकि जो लीगल प्रोविजंस दिए है, लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड, तो उसमें एक पॉइंट है दैट डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. सो यहाँ पे ये करेक्ट है, बोर्ड कैन रिकमेंड. दिस इज बिकॉज कंपनीज आर अलाउड टू पे फाइनल डिविडेंड आउट ऑफ देयर फ्री रिजर्व. ओके, सो डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, बट डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. Dividend can be paid out of current profit, out of the profit of the any financial year after providing depreciation. ओके, तो इस तरह से जो प्रोविजंस दिए हैं तो उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है दैट डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. तो दिस इज करेक्ट. सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन, कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड दो इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय AGM. तो ये आपको जो चैप्टर 10 में लीगल प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजन क्या क्या रहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, तो वो वीडियो आप देख लेना. क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन में ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको जो टेक्स्ट बुक के नीचे दिए उसी में से आ सकता है. ये तो सिर्फ एक जो लीगल प्रोविजन है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है तो उसके ऊपर से ये केस स्टडी का क्वेश्चन है. तो इस तरह से आप पूरा वो लीगल प्रोविजन अच्छे से देख लेना. तो क्या दिया हुआ है, कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड दो इट इज नॉट वर्ड दिया है, नॉट अप्रूव्ड बाय AGM. सो इसका आंसर आएगा the dividend as recommended by the board of directors is approved and declared by a resolution passed at the annual general meeting by the shareholders. So the board cannot board नहीं declare कर सकते, cannot declare the dividend without shareholders approval at the AGM. क्योंकि क्या रहता है, लीगल प्रोविजंस जो है तो उसमें पहले क्या होता है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें डिविडेंड क्या देना है वो डिक्लेयर किया जाता है. इट कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर सकती है कि हाँ इतना डिविडेंड दे सकते हैं क्या. उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रखता है, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है. तो विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन एनुअल जनरल मीटिंग
बोर्ड कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है, बोर्ड रिकमेंड करती है और शेयर होल्डर क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो इट इज नॉट अप्रूव्ड, नहीं अप्रूव किया चलेगा क्या, तो आंसर आएगा नहीं, बोर्ड नहीं डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल एट द एजीएम। थर्ड है, कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो ये आपको जो फीचर्स ऑफ डिविडेंड दिए हुए हैं, फीचर्स ऑफ डिविडेंड, उसमें 12th पॉइंट दिया हुआ है, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। ओके, तो इसका मतलब डिविडेंड गिफ्ट के तौर पे, यानी लाइक गिफ्ट नहीं दे सकती है बोर्ड, वो क्या देने पड़ता है, किस में देना पड़ता है, कैश में ही। लाइक सपोज बोर्ड कंपनी है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वॉशिंग पाउडर, तो कंपनी सोचती है चलो डिविडेंड कैश के बदले में हम वॉशिंग पाउडर दे देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, कैश ही देना चाहिए डिविडेंड में। ओके, सो आंसर आएगा नो, द बोर्ड कैन नॉट गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, दिस इज बिकॉज डिविडेंड्स मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। ओके, नाउ टर्निंग टू सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन, एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू पे इंटीरिम डिविडेंड। ओके, आपको डिविडेंड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो उसमें आपको पहले देखना है डिविडेंड वर्ड है या इंटीरिम डिविडेंड वर्ड है। ओके, क्योंकि इंटीरिम डिविडेंड अगर ये वर्ड है तो उसके पूरे प्रोविजंस अलग हो जाते हैं। इंटीरिम डिविडेंड ये क्या रहता है, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एजीएम ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, और उसका रेट फाइनल डिविडेंड से कम रहता है। और इंटरिम डिविडेंड एकदम अच्छे से याद रखो, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली। ओके, और बहुत सारे पॉइंट है, तो आप लोग इंटरिम डिविडेंड का वीडियो देख लो यहाँ पे। तो एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू पे इंटरिम डिविडेंड, उसके ऊपर क्वेश्चन है, कैन इट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में से दे सकती है क्या बोर्ड इंटरिम डिविडेंड। ओके, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, नो, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। जैसे फाइनल डिविडेंड दे सकती है कंपनी, बट इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। ओके, जिस साल कंपनी इंटरिम डिविडेंड देती है उसी साल के प्रॉफिट में से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। Second one, is the board right in declaring the same at the board meeting? तो इसका आंसर आएगा yes. The board of directors, yes, the board of directors has the power to decide and declare the same at the board meeting. जैसे फाइनल डिविडेंड में हमने क्या देखा था, इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, वहां पे जो फाइनल डिविडेंड रहता है वहां पे बोर्ड क्या करती है, सिर्फ रिकमेंड करती है, और एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होने के बाद शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करते हैं। ओके, और डिक्लेयर करते हैं। पर जो इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड एंड डिक्लेयर कर सकता है। तो यहां पे इंटरिम डिविडेंड था, पहले के क्वेश्चन में क्या था, फाइनल डिविडेंड का दिया हुआ था, इसलिए वहां पे हमने देखा था कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है। पर यहां पे इंटरिम डिविडेंड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकती है और डिक्लेयर कर सकती है फाइनल डिविडेंड। थर्ड क्वेश्चन, कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द सेम विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। तो ये भी आपको फीचर्स जो दिए हुए इंटरिम डिविडेंड, उसमें पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। सी स्टूडेंट्स, आप लोग टेक्स्ट बुक भी सामने रख सकते हो ये वीडियो देखते वक्त, यानी जो मैं बताती हूँ तो आप तुरंत देख सकते हो, वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, यानी वो पॉइंट कैसे आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। आप लोग सुनोगे भी, आप लोग स्क्रीन पे भी देखोगे और आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखोगे। सो यस, द कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द इंटरिम डिविडेंड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राज कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू पे इंटरिम डिविडेंड। ओके, अगेन वर्ड क्या आया है, इंटरिम डिविडेंड। तो उसमें ए दिया हुआ है क्वेश्चन, इज द बोर्ड जस्टिफाइड टू डिसाइड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इवन दो प्रॉफिट्स टिल डेट आर इनसफिशिएंट।
ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, देखो कि प्रॉफिट कम था तो बोर्ड रिकमेंड कर सकता है कि आउट ऑफ फ्री रिजर्व, तो वहां पे हमने यस डाला था, राइट। पर यहाँ पे कौन सा डिविडेंड है, इंटीरिम डिविडेंड है। तो बोर्ड इंटीरिम डिविडेंड देना चाहती है, तो इज द बोर्ड इज जस्टिफाइड टू डिसाइड इवन दो प्रॉफिट टिल डेट आर इनसफिशिएंट, कि प्रॉफिट पूरे सा नहीं है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है वो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो क्या आंसर आएगा, आंसर इज नो, क्योंकि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में ही बोला कि इंटीरिम डिविडेंड किसमें से देना है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे दिया है कि करंट अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो कैसे बोर्ड दे सकती है फिर, इसलिए आंसर क्या आएगा, नो। द बोर्ड इज नॉट जस्टिफाइड टू डिसाइड इंटीरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 per share even though profits till date are insufficient. This is because interim dividend is declared out of profit of the current accounting year. B question, can the board declare it out of free reserve? देखो वापस सेम पॉइंट आते हैं, तो इसलिए आप फीचर्स अच्छे से देख लो। तो इसमें क्या आएगा, फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं क्या, नहीं, आपको अभी पता चल गया है करंट अकाउंट के प्रॉफिट में से ही दे सकती है इंटीरिम डिविडेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, द बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर इंटीरिम डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। सी स्टूडेंट, केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं, सिर्फ आपको अगर वो कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आप आपके हिसाब से आपको लिखना है, और बहुत लेंदी भी नहीं लिखना है, यस नो उस हिसाब से ही आंसर लिखना है। कैन द बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से इंटीरिम डिविडेंड दे सकते हैं क्या, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, no, the board cannot declare, the board cannot declare it out of capital, it is declared out of profit of the current accounting year. Okay, see student, interim dividend भी कैपिटल में से नहीं दे सकते, और जो फाइनल डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो भी कैपिटल में से नहीं दे सकते, इसलिए ध्यान में रखो, कोई भी दोनों में से कोई भी डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दे सकते। फोर्थ क्वेश्चन, डायमंड कंपनी लिमिटेड, क्या है कंपनी का नाम, डायमंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू डिक्लेयर इंटीरिम डिविडेंड, अगेन इंटीरिम डिविडेंड है। क्वेश्चन 1, इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन इट शुड ट्रांसफर द फंड्स टू डिविडेंड अकाउंट। ओके, क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन, एक बार डिविडेंड ये डिक्लेयर हो गया तो वो डिविडेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, प्रोसीजर है उसकी, तो वो कितने दिनों में ट्रांसफर करना है, तो ये भी फीचर्स ऑफ इंटीरिम डिविडेंड में पॉइंट नंबर 7 दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से डायमंड कंपनी लिमिटेड शुड ट्रांसफर द फंड्स टू डिविडेंड अकाउंट विद इन 5 डेज, ये डेज याद रखो, विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटीरिम डिविडेंड, यानी एक बार ये इंटीरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद कितने दिनों में ये अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, 5 डेज में। ओके, सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी को ओपन करना रहता है, तो दोनों डिविडेंड के इसमें क्या रहता है, कंपनी को डिपॉजिट करना रहता है वो डिविडेंड अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विच इज ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक कॉल्ड एज अ डिविडेंड अकाउंट विद इन 5 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। सेकेंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज इट मस्ट पे इट टू शेयर होल्डर्स। ओके, यानी वो अकाउंट में तो ट्रांसफर हो गए, तो अभी कितने दिनों में, डिक्लेयर करने के बाद कितने दिनों में शेयर होल्डर्स को दे देने हैं पैसे, तो द इंटीरिम डिविडेंड मस्ट बी पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन। थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, it must transfer the funds to the unpaid dividend account। okay, so student, unpaid dividend account, ये केस स्टडी में अभी यहाँ पे फर्स्ट न्यू कंसेप्ट आ गई है, तो आप लोग नीचे में लिंक देने ही वाले हो, अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या रहता है वो देख लेना आप वहां पे। तो इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन इट मस्ट ट्रांसफर द फंड्स टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो इसका आंसर आएगा, द अनपेड डिविडेंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड to unpaid dividend account within 37 days from its declaration। यानी यहाँ पे 3 आपको डेज याद रखने, एक तो
डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद अकाउंट में कितने दिनों बाद ट्रांसफर करना है? 5 डेज में। कितने दिनों में शेयर होल्डर्स को देना है? 30 डेज में। और जो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड रहता है, यानी अनक्लेम, किसी ने क्लेम भी नहीं किया और कंपनी ने दिया नहीं है, तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता है कितने दिनों में? 37 कैसे आता है? तो विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। सी सेकेंड आंसर में क्या दिया हुआ है? 30 दिनों के अंदर देना है, बराबर। यानी 30 दिन पूरे हो गए, उसके बाद और एक्स्ट्रा 7 डेज, ऐसे 7 डेज एक्सपायर हो जाने के बाद वो कहां पे ट्रांसफर करना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड विच इज लिस्टेड कंपनी recommends a dividend of ₹15 per share to be paid in cash. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है स्टार कंपनी लिमिटेड का, उसने रिकमेंड किया है कि डिविडेंड ऑफ ₹15, ओके, वो कैश में देना है। तो क्वेश्चन दिया है, इज इट जस्टिफाइड टू पे डिविडेंड फर्स्टली टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन आफ्टर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? तो ये तो आपको पता ही है, हमने पहले जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है उसमें भी देखा है कि पहला राइट किसका रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रहता है, और बाद में राइट किसको रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इस चैप्टर में भी पेज नंबर 146 में दिया हुआ है लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो उसमें 5th पॉइंट दिया हुआ है। तो वहां पे दिया हुआ है कि पहले किसको देना रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? इज जस्टिफाइड, इट इज जस्टिफाइड टू पे डिविडेंड फर्स्टली टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, एंड देन टू इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आंसर क्या आएगा? यस, इट इज जस्टिफाइड टू पे डिविडेंड फर्स्टली। देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा के वैसे मैं लिख रही हूं, पहले सिर्फ आपको यस लिख लेना है। यस, इट इज जस्टिफाइड टू पे द डिविडेंड फर्स्टली टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद मैंने रीजन दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला राइट रहता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलने का। बाद में लास्ट लाइन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट में से, यानी एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया उनका फिक्स रेट, उसके बाद जितना भी बचा है वो सब किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी यानी अगर कंपनी कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है तो वो कर सकती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें उनका हिस्सा है, दैट इज आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बी क्वेश्चन, इज द एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव द सेम? देखो वापस सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि एनुअल जनरल मीटिंग चाहिए क्या उसके लिए? तो यस, हमने देखा है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। सो यस, एनुअल जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव द डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, पर उसको अप्रूव कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। पर जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करती है उससे ज्यादा का नहीं बोर्ड शेयर होल्डर्स अप्रूव कर सकती है। दे कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, okay, then what is recommended by the board, but not the higher than that. So yes आएगा इसका आंसर, as recommended by board of directors is approved and declared by a resolution passed at the annual general meeting by the shareholders. C question, can the company pay dividend in cash? कैश में दे सकती है क्या? तो इसका भी हमने देख लिया है ऑलरेडी। डिविडेंड पेएबल इन कैश, कैश में ही देना है, पर कैश में कैसे कैसे दे सकती है कंपनी? तो इसका क्या क्या आंसर आएगा? ये आपको पेज नंबर 146 में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। इट शुड बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर्स। ई पेमेंट कैसे भी कर सकती है चेक से, पर कैश ही देना है, गिफ्ट नहीं देना है। देन द नेक्स्ट वन, 6th वन, गोल्ड कंपनी लिमिटेड, क्या नाम दिया है कंपनी का? गोल्ड कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19।
So first one is company under default if dividend was not paid within 30 days of its declaration. तो कंपनी को हमने डिविडेंड कितने दिनों में देना है वो हमने देखा है. तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर 30 डेज में नहीं दिया तो क्या कंपनी डिफॉल्ट में आ जाएगी? यस, कंपनी इज अंडर डिफॉल्ट इफ डिविडेंड वाज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. क्योंकि जैसे ही डिक्लेयर होता है तो 30 डेज में दे देना है डिविडेंड. सेकेंड, व्हेन इज कंपनी राइट इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट. जो अनपेड डिविडेंड है 30 डेज में नहीं दिया है तो क्या कंपनी वो डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है क्या? तो नहीं. नो, द कंपनी इज नॉट राइट इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट. क्योंकि वो कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए? इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपनड इन अ शेड्यूल्ड बैंक बाय द कंपनी. अब ये अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना. यहाँ पे तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, नो, क्योंकि वो अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट को. C1, does the company have to transfer the amount of unpaid dividend to IEPF after 30 days? IEPF में ये आपको सेम अनपेड डिविडेंड में इसके रिलेटेड मैंने बताया है. IEPF यानी क्या? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. यानी जो अनपेड अमाउंट रहता है, एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी जो अनपेड रहता है विद इन 7 ईयर्स, 7 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑफ सच ए ट्रांसफर, कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, 7 साल हो गए, अभी तक वो क्लेम नहीं आया है, तो अमाउंट वो क्या करना रहता है? कंपनी को कहाँ ट्रांसफर करना रहता है? IEPF में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि 30 डेज में ही ट्रांसफर कर देना है क्या IEPF? तो इसका आंसर आएगा नो. Any amount in the unpaid dividend account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years, 7 सालों तक, from the date of such a transfer shall be transferred by the company to IEPF. यानी 30 दिनों में नहीं पर 7 सालों के बाद वो ट्रांसफर करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.